हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आपके लिए फिर से लेकर आए एक बहुत ही शानदार वीडियो। जो क्या है, हमने राइफलमैन बेस लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं गणित। और गणित में पहले ही पार्ट है, और पहले पार्ट में हम चालू कर संख्या पद्धति का चालू कर संख्या पद्धति चालू कर। तो फर्स्ट टू लास्ट तक है वीडियो में बना रहा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। मैं तो एकदम धासु तरीकों पढ़ाना हूं। थाने देखो जीरो हीरो बना देसु, जीरो थाने काय बना देसु हीरो। ता तो मैथ को जो डर है वो डर भागी, डर काय गिरसी आगे भागी। ओके, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, जीरो के नियम यानी रूल ऑफ जीरो। रूल ऑफ जीरो पढ़ाने वाला हूं। देखो पहले जीरो पढ़ियो जना तो हीरो पढ़ियो हैं, जीरो सुधारो जना तो काय पढ़ियो हीरो पढ़ियो। तो थाने मैथ में एकदम थाने जीरो थाने काय बना देसु मैं हीरो बना देसु, जीरो काय बना देसु हीरो बना देसु। और हीरो किसा एसएससी जीडी वाला हीरो बना देसु, किसा बना देसु एसएससी जीडी वाला हीरो बना देसु। तो चलो आज की क्लास शुरू करा। पहले जीरो चालू करा, थाने कटाऊ चालू करछू जीरो सगला गुरुजी का जीरो चालू करा, जीरो चालू करा। जीरो कभी चालू कराएंगे कोई चालू नहीं करा, लेकिन सबसे पहले जीरो चालू मैं करछू। आओ देखो चाहूं पहले जीरो का नियम पढ़छा, काय पढ़छा जीरो का नियम। तो बता दो, देखो पहले पहले नियम है जीरो को कही तो जीरो ने कोई भी संख्या में जोड़ दो, कोई भी संख्या में जोड़ दो, कोई फर्क कौन पड़े, कोई फर्क है कौन पड़े। जीरो है जैसी जीरो ने कोई संख्या में जोड़ा गया ऐसी जीरो ही आने वाला है। अब दूसरे नियम की बात करा तो जीरो कोई संख्या में घटा दो तो भी गए ऐसी जीरो अस्सी, तो भी गए ऐसी जीरो अस्सी। अरे जीरो नट्टी सल्टा दिया ताकि आगे कभी परेशान ना करो। जीरो पूरी गणित पढ़ लिया, बाद में जीरो परेशान है ना करे लिए जीरो ने अभी सल्टा दे श्याम। तो देखो कोई संख्या में जीरो जोड़ा कोई फर्क कौन पड़े, जीरो घटवा तो भी कोई कौन फर्क पड़े। लेकिन जीरो ने अगर कोई संख्या गुणा कर दियो नहीं तो पूरी संख्या का क्या जीरो, जा पूरी संख्या का जैसी जीरो जैसी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जीरो में कोई संख्या को भाग दे दो, जीरो में कोई भी संख्या को भाग दे दो, हमेशा कहे ऐसी जीरो, हमेशा कहे ऐसी जीरो आसी। लेकिन अगर नीचे जीरो आ गयो, बटम जीरो आ गयो, भाग में जीरो आ गयो तो का ये दिक्कत है, तो का ये प्रॉब्लम है। तो आ चीज है ज्ञात कौन कर सको यानी अपरिभाषित है। आ चीज भाग दे कौन सको, नीचे जीरो आ गया मतलब है दिक्कत, दिक्कत दिक्कत जीरो मतलब अनंत कहे जैसी अपरिभाषित कह दो या अनंत कह दो या ज्ञात नहीं कर सकते। आ चीज है पतो कौन लगा सको, जीरो को कोई संख्या में भाग कौन दे सको। ऊपर जीरो है ठीक है, नीचे जीरो है मतलब प्रॉब्लम है। कही है प्रॉब्लम का चीज है याद कौन आखा चीज कही है अपरिभाषित, कही है अपरिभाषित है। तो जीरो का कितना नियम हो गया, 5 नियम हो गया। तो छठो नियम देखो जीरो, छठो का जीरो थाने कट मिल सके, रूट का में जीरो मिल सके यानी वर्गमूल में थाने जीरो मिल सके। तो वर्गमूल में मान लो कोई जीरो है, जीरो को वर्गमूल में कतो है जीरो ही है, कतो है जीरो है। इसके अलावा देखो थाने जीरो मिल सके घात में, कोई संख्या घात में भी जीरो मिल सके। मान लो कोई स्थान लिख दियो जीरो, जीरो की घात में ए लगा दियो, जीरो में घात में ए लगा दियो तो मान बताओ देखने कतो सी। तो देखो इसको मान है, देखो मान जीरो की स्क्वायर कर दियो, जीरो को स्क्वायर कर दियो मतलब जीरो जीरो गुणा करना है, जीरो जीरो गुणा करो कतो अस्सी जीरो है अस्सी। एक जीरो घात पूरी करती कर दियो, हमेशा क्या जीरो, हमेशा क्या रहने वाला है जीरो ही रहने वाला है। अब आगे बात करा जीरो को अगलो नियम, लास्ट एंड फाइनल नियम है जीरो कई कि अगर कोई संख्या के घात में जीरो आ जाए, किसी संख्या के घात में जीरो आ जाता है तब क्या होगा, तब देखो उस संख्या का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा रे, एक हो जाएगा। ध्यान रखना इस नियम को, क्या रखना ध्यान रखना, कहीं ये ना हो जाए ये वाला क्वेश्चन ही आपको मिल जाए जिसके मान लो यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाए 1235 की घात में जीरो, 1235 के घात में क्या मिल गया रे जीरो मिल गया। इसका मतलब इसका मान कितना होगा एक। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर घात में जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, उसका मान एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो जब भी कभी किसी संख्या के घात में जीरो दिखे तो उसका मान कितना होगा एक। ये हमने जीरो के नियम है सभी पढ़ लिए हैं। अगर जिनको देखो जीरो क्लियर हो गया वो क्या बन जाएगा, हीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा रे, हीरो बन जाएगा। ओके अब आगे चलते हैं। आगे आज हम बात देखो बिल्कुल एकदम शुरुआत से शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल ही शुरुआत से शुरू कर रहा हूं गणित को, तो एकदम ध्यान से सुनना और हमारे साथ है रहना। तो देखो शुरुआत में आप पढ़ जा संख्या, थोड़ी काय पढ़ लिया संख्या पढ़ लिया जी, मान लो प्राकृत संख्या काय हुई। तो देखो शुरुआत में अब आप अगर चला इतिहास में चला गणित के
इतिहास में चला तो देखो शुरुआत में संख्या की खोज होती जा रही बेटा, हम संख्या खोज हो रही भाई, संख्या बना ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी तक संख्या बना ली 9 बना ली। पी टाइम का ये जीरो की खोज है हुई को नहीं, जीरो की खोज है हुई को नहीं, बिक बाद में ये मान जाएगा जीरो की खोज को भारत को गणितज्ञ हो कुणे, गणितज्ञ हो आर्यभट्ट कुणो आर्यभट्ट है जो क्या की खोज कर ली कि जीरो की खोज कर ली, क्या की खोज कर ली जीरो की खोज कर ली। तो देखो जीरो पहले से की संख्या है एक चालू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आ संख्या काय नाव दियो प्राकृत संख्या, काय नाव दे दियो प्राकृत संख्या। जी जीरो की खोज हुई, जीरो ना सगली संख्या के सागे मिला दियो, जीरो ना सगली संख्या के साथ में मिला दी। अब जीरो स्टार्ट कर, जीरो आगे सगली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब क्या संख्या 9 तय रही गए तो 9 आगे और बढ़ने लगे गई 10 11 12 13 14 कर तक चला ले रहा है, संख्या को कोई अंत कर रहे हैं, गिनता गिनता लिखता लिखता मर जाशु, लेकिन गणती को अंत है संख्या को अंत है वन्नी कभी को रुका संख्या, संख्या को कोई अंत को नहीं खातिर इनके अनंत काई के अनंत, वो क्या को साइन है अनंत को साइन है, क्या कह रहे हैं अनंत को साइन है, तो ध्यान में रखें, ठीक है। अब मन बात सुनो, जीरो की खोज होगी नहीं तो संख्या 9 तक थोड़ी रही है, 9 आगे भी तो बढ़ गई, 9 के बाद में 10 आ गई 11 आ गई 12 आ गई, आ संख्या को भी कोई अंत है कौन नहीं, तो आ संख्या को भी काय होगी अनंत, ए संख्या भी काय होगी अनंत। अब देखो जबकि एक चालू है बा संख्या ने प्राकृत संख्या काय नाम दे दियो प्राकृत संख्या नाम दे दियो, भी के अलावा देखो सागे जीरो मिला दियो तो जीरो मिलाते सभी संख्या काय होगी पूर्ण होगी कंप्लीट होगी, ये खातर नाम दे दियो पूर्ण संख्या, काय नाम दे दियो रे पूर्ण संख्या दे दियो। तो देखो प्राकृत संख्या इंग्लिश में कहवे नेचुरल नंबर, काय कहवे नेचुरल नंबर कहवे, अन दर्शावे कहवे एन दर्शावे, क्या दर्शावे कैपिटल है एन से एन को दर्शाया जाता है। अब बात करें पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का क्या है होल नंबर, होल नंबर एन दर्शाया क्या डब्ल्यू से दर्शाया जाता है इनको। अब बात करें आगे जिया समय बीत गयो संख्या का नई नई और खोज होती गई, गणित में नई नई खोजा होती गई, तो क्यों भाई माइनस में भी संख्या है, माइनस में भी संख्या है बाको डायग्राम, तो माइनस वाली संख्या की जी खोज हुई, साथ में माइनस वाली संख्या और मिला दी, तो देखो जीरो आगे संख्या की खोज हुई है, 0 1 2 3 कर तक अनंत तक चलेगी, कहां तक चलेगी रे अनंत तक चलेगी। यहां तो संख्या का खोज हो चुकी थी, बाद में कौन सी संख्या की खोज होगी माइनस वाली संख्या की और खोज होगी, तो क्यों माइनस वाली संख्या साथ में और मिला लो, तो लियो मिला ले से -1 -2 -3 और माइनस अनंत तक, कहां तक चलेगी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक चलेगी। तो ये इन संख्या को क्या नाम दे दिया पूर्णांक संख्या नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया पूर्णांक संख्या, और इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं इंटीजर नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर को किससे दर्शाते हैं आई से, किससे प्रदर्शित करते हैं आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो मन बात सुनो, जबकि ये प्लस की संख्या है, इसे कहेंगे प्लस की संख्या है, और प्लस ने हिंदी में कही क्या धनात्मक, कही क्या है धनात्मक क्या है, तो मानी बात सुनो धनात्मक तो है ही, साथ में पूर्णांक है, मान क्या धनात्मक पूर्णांक, कही क्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या नाम दे दियो, कह दियो धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसके अलावा मैं बात करूं माइनस वाली संख्या की, तो माइनस ने हिंदी में कही क्या ऋणात्मक, कही क्या ऋणात्मक क्या है, अगर ये संख्या ऋणात्मक है तो अनकाई कैसे ऋणात्मक है, और साथ में कही है पूर्णांक, साथ में कही है पूर्णांक, तो अनापा कैसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, कहे कैसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या अनकाई दे दियो नाव दे दियो। अब मैंने एक बात बताओ जीरो बताओ कही क्या है, जीरो को क्या कहते हैं, तो बताओ जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक, बताओ जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो जीरो क्या है जीरो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, इसको नाम दे दिया शून्य पूर्णांक, क्या नाम दे दिया इसको शून्य पूर्णांक नाम दे दिया इसको, क्या नाम दे दिया इसको शून्य पूर्णांक नाम दे दिया। ओके, तो देखो पहले एक से चालू होके अनंत तक चलती है उनको तो कहते हैं हम प्राकृत संख्या, और जीरो से स्टार्ट होके अनंत तक चलती है पूर्ण संख्या, माइनस वाली और प्लस वाली और साथ में जीरो को भी शामिल कर दिया, इनको कहते हैं पूर्णांक संख्या, क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे देखो एक चीज का ध्यान रखना है, जीरो से बड़ी एक, एक से बड़ी दो, दो से बड़ी तीन, इस तरफ जाएंगे तो संख्या क्या है
बड़ी होती जा रही है, संख्या क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। इसका विपरीत होगा, ऐसे देखो इधर आएंगे तो क्या है, संख्या छोटी होती जाएगी। 0 से छोटा है -1 और -1 से छोटा है -2 और -2 से छोटा है -3। देखो यहाँ पे बच्चों को क्या है, कंफ्यूज होता है, क्या होता है, कंफ्यूज होता है। कभी कभी ऐसी संख्या लिखी होती है जैसे -12 -112 और -10। तो यहाँ पे अगर बच्चे को पूछ ले तो बड़ी संख्या कौन सी है, वो सीधा देखेगा बड़ा ये है, ये वाली बड़ी नहीं। देखो माइनस की संख्या है तो माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी वो क्या होगी, बड़ी। तो -10 यहाँ पे क्या है, बड़ी, क्योंकि इस तरफ आएंगे तो संख्या क्या है, छोटी होती चली जाती है। तो ये क्या है, थोड़ा ध्यान में रखना इस संख्या के बारे में। अब आगे चलो, अब आगे हम बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। देखो मेरे को एक बात बताओ, देखो जी जी अगर माइनस वाली संख्या की खोज होगी बाद में कहियो क्यों भाई, एक को कही आधो और आधा ना पर लिखा 1/2। आप इन संख्या ना पर कई नाम देवा, इस संख्या ना पर कई नाम देवा, क्योंकि ऊपरली संख्या मान लो p है, निचली संख्या q है, तो p बटा q के रूप में नई संख्या बना दी। काय बना दी, नई संख्या। नाम दे दियो बिन कई परिमेय संख्या, काय नाम दे दियो बिने परिमेय संख्या नाम दे दियो। तो वे संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी पट्टा के रूप में लिख सकते हैं या अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब जो बट्टा में संख्या है जैसे 2/3 -5/7, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन इसके अलावा देखो मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैंने संख्या लिख दी 5, मान लो 5 लिख दी, तो क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखो 5 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो वापस 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला p हो गया, ये वाला क्या हो गया, q। इसको मतलब मैंने इसको p बटा q के रूप में लिख दिया, तो ये भी क्या हो गई रे, परिमेय संख्या। क्या हो गई रे, परिमेय संख्या। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्या भी क्या होती है, परिमेय संख्या। यहाँ पे प्राकृत संख्या को भी शामिल कर लिया इसके अंदर है, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चलती है। सभी को अगर एक बट्टा लिख देंगे तो p बटा q के रूप में बन जाएगी। तो सभी प्राकृत संख्या क्या हो गई, परिमेय संख्या। सभी किसके अंदर शामिल हो गई, परिमेय संख्या के शामिल हो। इसके अंदर देखो अब बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या अभी मैंने आपको बताया था 0 से स्टार्ट होती है। कहां से, 0 से आगे। तो एक वाली तो हमने, एक से आगे तो हमने सिद्ध कर दी कि प्राकृत संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। बचा कौन, 0। तो अगर मान लो मैंने 0 लिख दिया, तो 0 बताओ परिमेय है या नहीं। देखो 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं क्या हम। देखो 0 को अगर मैंने 0 को 5 से डिवाइड करूंगा तो वापस कितना आएगा, 0। मैंने नियम बताया था ना पहले ही कि अगर 0 को किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब मैंने p लिख दिया और यहाँ पे q भी क्या है, लिख दिया, p बटा q के रूप में लिख दिया मैंने इसको। इसका मतलब 0 क्या हो गया रे, परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय हो गया। जैसे ही 0 परिमेय हुआ, इसका मतलब पूर्ण संख्या भी कौन सी संख्या है, सभी पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो माइनस वाली संख्या पूर्णांक संख्या, आगे क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो माइनस वाली संख्या की बात होती है अगर पूर्णांक संख्या है तो, क्योंकि प्लस वाली तो हमने बात कर ली। यहाँ पे प्राकृत और पूर्ण के अंदर हमने प्लस वालों की तो बात कर ली। बचा कौन, माइनस वाला। तो माइनस वाला तो वैसे भी क्या है, परिमेय हो जाएगा। जैसे मैंने मान लो -5 ले लिया, 5 को 1 से डिवाइड कर दूंगा, ऊपर क्या है, p है, नीचे क्या है, q है, तो p बटा q के रूप में लिख दिया। तो ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। इसका मतलब जो प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक है, सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। इनके अलावा जो बट्टा के रूप में है, p बटा q के रूप में है, वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखो एक बात लिखी हुई थी क्या, कि q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लो मैंने 5 लिखा और बट्टा में क्या लिख दिया, 0। तो ये तो हो गया p और ये क्या हो गया, q। q क्या नहीं होना चाहिए रे, q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, बताया था ना 0 का नियम है, अगर बट्टा में 0 आ रही है इसका मतलब दिक्कत हो गई। क्या हो गई, दिक्कत हो गई। तो इसे दिक्कत हो गई, इसका मतलब इसका मान हो जाएगा अनंत, यानी अपरिभाषित, ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है q नॉट इक्वल टू 0।
अब हमने पढ़ ली परिमेय संख्या। इसके बाद में जो संख्या मतलब रूट वाली संख्या की खोज हो चुकी थी, मान लो √2 की खोज हो गई, इसको क्या नाम दे? तो इसको नाम दे दिया अपरिमेय संख्या। क्या नाम दे दिया? अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में इनको कहते हैं इरेशनल नंबर, जबकि परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखो वे संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो तो क्या हो गई? परिमेय। और वे संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या हो गई? हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। जो P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या हो गई? हमारी अपरिमेय हो गई। तो अब अपरिमेय संख्या के अंदर देखो, जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। रूट के अंदर क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। रूट के अंदर क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्यों? मान लो मैंने ऐसे ले लिए थे जैसे √2, √3, ये वाली तो अभाज्य है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है ये आपको मैं आगे बता दूंगा और डिटेल में पढ़ लेंगे कि अभाज्य संख्या। एक बार आप देख लो अभाज्य संख्या जैसे वो होती है 2, 3, 5, 7, 11, 17, 23, यानी जिन संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब देखो रूट के अंदर 2 आ गया, 3 आ गया, इसके अलावा अगर 4 ले लिया मैंने, रूट के अंदर क्या ले लिया? 4 ले लिया, तो ये 4 क्या हो गई? परिमेय है ये अपरिमेय। देखो तो √4 का मतलब है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4। 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। तो 4 तो बाहर निकल गई, 2 तो क्या है? परिमेय संख्या है। 2 तो क्या है? परिमेय है। इसका मतलब ये वाली अपरिमेय संख्या नहीं है। रूट के अंदर केवल क्या लेनी है हमको? अभाज्य संख्या लेनी है। क्या लेनी है? अभाज्य संख्या। इसका मतलब जो अपरिमेय संख्या है वो रूट के अंदर होगी और कौन सी होगी? अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आगे ये चलती जाएगी। ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। इनके अलावा एक फेमस उदाहरण है अपरिमेय संख्या का, वो भी बता देता हूं। आपने ये वाला साइन कभी लिखा हुआ देखा है क्या? ये वाला साइन कभी देखा है क्या? इसको कहते हैं पाई। क्या कहते हैं इसको? पाई। और पाई का मान हम कितना मानते हैं? 22/7। और कभी पॉइंट के अंदर भी मिलता है इसका मान 3.14। तो ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। देखो वास्तव में यहां होता क्या है? वास्तव में देखो पाई को हमने 22/7 मानना है, न कि वास्तव में इसका मान 22/7 नहीं होता है। वास्तव में इसका मान 22/7 नहीं होता है, क्योंकि अगर इसका मान 22/7 होता तो ये P हो गई, Q हो गई, P बटा Q के रूप में लिख दिया तो ये क्या होनी चाहिए थी? परिमेय संख्या। लेकिन वास्तव में इसका मान 22/7 नहीं है। वास्तव में इसका मान कुछ अलग था। जैसे देखो 3.14 आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत और अनावर्ती है। अशांत है और अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल कब बताऊंगा? जब आपको मैं दशमलव प्रसार कराऊंगा, संख्या का दशमलव प्रसार कराऊंगा, तब आपको डिटेल में बताऊंगा कि पाई का मान क्या होता है। ये अशांत अनावर्ती होता है, इसके लिए ये क्या हो गई? अपरिमेय हो गई। लेकिन हमें प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए सुविधा के लिए हमने इसका मान कितना मान लिया? लगभग। ये क्या है? लगभग हमने मान लिया कितना? 22/7 मान लिया। इसलिए ये क्या है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन वास्तव में इसका मान हम क्या मानते हैं? 22/7 हमने ये माना है, लेकिन वास्तव में ये मान नहीं है। इसके लिए ध्यान में रखना पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ओके, आगे चलो। अब आगे मैं बात करूं वास्तविक संख्या। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे समय बीतता गया भाई परिमेय की खोज हो गई, अपरिमेय की हो गई, तो हमें पता चल गया कि परिमेय के अंदर सभी संख्या शामिल हो गई। प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई और पूर्णांक हो गई। इन संख्या को शामिल कर लिया। इनके अलावा बट्टा वाली संख्या को शामिल कर लिया। हमने क्या बना दिया? परिमेय। फिर खोज होगी अपरिमेय। तो इन सभी को मिलाकर क्या नाम दे दिया हमने? वास्तविक संख्या। क्या नाम दे दिया? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या नाम दे दिया। तो वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सभी को साथ में मिला देंगे तो क्या बन जाएगी?
वास्तविक संख्या कहलाएगी वो। अब आगे बात करें काल्पनिक संख्याओं की, किन की बात करेंगे? काल्पनिक संख्याओं की। तो ये देखो वास्तव में ये तो क्या है, वास्तव के अंदर है, इसलिए इनको कहते हैं वास्तविक। इनके अलावा जो कल्पना के अंदर है उनको क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? जैसे मैं बता दूं, काल्पनिक संख्या को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आई। इसको कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं रे? आयोटा। कौन सा टा? आयोटा कहते हैं। और आयोटा का मान होता है रूट में -1। क्या होता है? रूट में -1। जब भी आपको कोई संख्या रूट के अंदर दिख जाए, हर माइनस के अंदर, रूट के अंदर क्या है? माइनस में है, तो वो क्या होगी? काल्पनिक संख्या। क्या होगी? काल्पनिक संख्या। तो अगर देखो कोई संख्या, अभाज्य संख्या रूट में है तो वो तो क्या है? अपरिमेय। लेकिन रूट के अंदर अगर माइनस वाला चिन्ह मिल गया ना, रूट में माइनस वाला चिन्ह मिल गया, तो इसको कहेंगे काल्पनिक। क्योंकि वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता कि रूट के अंदर माइनस हो। तो ये क्या है? काल्पनिक है। क्या है ये? काल्पनिक संख्या है। तो जब भी देखो रूट के अंदर कोई माइनस में संख्या मिल जाए ना, तो समझ लेना वो क्या है? काल्पनिक संख्या है। इसके बाद देखो वास्तविक के बाद काल्पनिक की भी खोज हो गई, तो एक नई संख्या बना दी। क्या बना दी? सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का योग क्या होता है? सम्मिश्र संख्या। क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्या। जैसे मैंने एक उदाहरण लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 2 + 3i। 2 + 3i। ये आई नहीं, एबीसीडी वाला नहीं, ये कौन सा? आयोटा है। क्या है ये? आयोटा है। तो देखो 2 तो क्या है? वास्तविक संख्या। देखो परिमेय संख्या प्राकृत है? ये क्या है? वास्तविक संख्या। अब देखो साथ में आई लगे, तो आई का मान कितना है? रूट -1। रूट -1 है। इसका मतलब ये वाली क्या हो गई रे? काल्पनिक हो गई। क्या हो गई? काल्पनिक हो गई। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का योग क्या कहलाता है? सम्मिश्र संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? सम्मिश्र संख्या कहलाता है। ओके, आगे चले। अब हम पढ़ने वाले कौन सी संख्या? सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में हमें पढ़ने वाले हैं। तो देखो सम संख्या क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग। तो देखो पूरा पूरा भाग का मतलब है शेषफल क्या हो जाता है? 0। शेष 2 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आ जाता है? 0। 2 से डिवाइड किया और शेषफल क्या मिल गया? 0। तो वे संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या। क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। इनके अलावा वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो क्या कहलाएगी? यहाँ पे विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम। तो देखो हमने संख्या की खोज कर रखी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूं प्राकृत संख्या। क्या ले रहा हूं? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 1 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 आगे चलती है ना, कहां तक जाएगी? अंत तक। प्राकृत संख्याओं का अंत है क्या? कोई अंत नहीं है। तो ये क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत। अब इनमें से हमें चूज करनी है कि कौन सी तो सम है और कौन सी विषम। अब बात करूं मैं अगर 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड होगी क्या? नहीं होगा। डिवाइड नहीं, और पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 1 कहां जाएगा? विषम में जाएगा। कहां जाएगा? विषम में। अब बात करूं 2 की, तो 2 में 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो 2 कहां जाएगी? सम के अंदर। 3 की बात करूं तो 3 में 2 से डिवाइड नहीं होगी। क्यों? 3 से जैसे ही डिवाइड करूंगा तो 1 बार शेषफल बच गया क्या? 1। इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगी। तो ये किसके अंदर जाएगी? विषम के अंदर। किसके अंदर जाएगी? विषम के अंदर जाएगी। अब 4 की बात करूं तो 2 के पहाड़ी के अंदर आती है, तो ये क्या होगी? सम। जो संख्या 2 के पहाड़ी के अंदर आती है वो क्या होगी? सम। जैसे 2 4 6 8 10, ये सभी क्या हो गई? सम। तो सम संख्या कितनी है? अनंत है। इनका भी कोई अंत नहीं है। इनका अंत नहीं तो इनका भी अंत नहीं। विषम संख्या को क्या हो जाएगी? सम के अलावा जो बची विषम संख्या 2 3 5 7 11 13 17, ये भी क्या है? विषम संख्या है। क्या है ये? विषम संख्या है।
तो देखो 2 4 6 8 ये तो सम है, ये वाली क्या है विषम। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, वो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। अगर वो आपको ये पूछ ले कि प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है, किन की बात कर रहा है, यहाँ पे प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या है, दिमाग लगाता है, प्रश्न को घुमाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न गलत कर देते हैं। प्रश्न क्या कर देते हैं, गलत करते। वो पूछ लेता है क्या कि पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या बताओ, पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या बताओ आप। तो जो पूर्ण संख्या है ना, उनमें सबसे छोटी सम संख्या बताओ क्या है। तो देखो पूर्ण संख्या को पूछ लिया, तो पूर्ण स्टार्ट कहां से होगी, 0 से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। तो 0 1 2 3, तो ये वाली तो यहां से, अगली वाली तो हमने पढ़ ली सम के अंदर। अब नई क्या आ गई, 0 आ गई। तो 0 बताओ सम है या विषम, 0 के बारे में बताओ आप हमको। तो देखो 0 को चेक करो, तो देखो सम संख्या की डेफिनेशन क्या है, जो संख्या 2 से डिवाइड होती। अगर मैं देखो 0 को 2 से डिवाइड करूंगा, 0 को 2 से डिवाइड करूंगा, क्या डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल होगी। 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, सम संख्या। क्या हो जाएगी, सम। तो इसको किसके अंदर शामिल कर लिया हमने, सम संख्या। इसके अलावा देखो एक ये भी है, देखो सम संख्या के अंदर अंतर कितना है, 2 का अंतर चल रहा है। कितना का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है। तो 2 में से 2 घटाऊंगा तो नीचे वाले पीछे वाली सम संख्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी बिल्कुल। तो ये क्या है, 0 क्या है, एक सम संख्या। अब आपने यहाँ पे उसने क्या पूछा कि पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या बताओ। तो पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी हो गई, 0 हो गई। कौन सी हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ बच्चे क्या कर देते हैं, 2 करके आ जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। तो प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या 2 है, लेकिन अगर पूर्ण संख्याओं की बात कर ले तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो एक कंफ्यूजन और रहता है बच्चों के अंदर यहाँ पे, वो भी क्या है, क्लियर कर देता हूं मैं कि भाई हमने 0 2 4 6 8 ये तो सभी क्या है, सम है। इसके अलावा 1 3 5 7 ये क्या है, विषम है। ये क्या है, विषम है। अब क्या हुआ, उसने पूछ लिया पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या। पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या। एग्जामिनर ने दिमाग लगाया और उसने क्या पूछ लिया कि पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या बताओ। और उसने ऑप्शन दे दिए, कैसे लिख दिया उसने, क्या 0। एक तो लिख दिया 0, एक आपको दे दिया क्या 2 दे दिया। इसके अलावा उसने दे दिया -2 और एक दे दिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन है कौन सा होगा। तो देखो अगर उसने पूर्णांक संख्या की बात कर ली ना, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों, यहां पे देखो ध्यान से समझो। देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है भाई, सभी प्लस वाली और सभी माइनस वाली, यही तो होती है, सभी माइनस वाली। अब देखो पूर्णांक संख्याओं में देखो -2, क्या -2 सम है या विषम है। तो देखो -2 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, कितना आएगा -, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब -2 भी क्या है, सम संख्या। -2 भी क्या है, सम संख्या। तो -2 -4 -6 ये भी क्या है, सम संख्या है। अगर इस तरफ अनंत की ओर चल रही है तो इधर भी क्या चलेगी, अनंत की ओर चलेगी। तो पता ही नहीं कर सकते सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। अगर पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो पता ही नहीं कर सकते कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, क्योंकि सम संख्या तो इधर भी क्या हो गई, अनंत हो गई, उधर भी क्या हो गई, अनंत हो गई। तो सबसे बड़ी का भी पता नहीं कर सकते और सबसे छोटी का भी पता नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करना है, इनमें से कोई नहीं करना है। ओके बच्चों, उम्मीद है यहाँ पे आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं आपको देखो एक नई चीज और बताता हूं, एक नई चीजें और सिखाता हूं बच्चों।
देखो ये वाली हमने केवल प्राकृत संख्याओं में से ली है। किसमें से ली है? प्राकृत संख्याओं में से ली है, सम संख्या और विषम संख्या। तो एक तो यहाँ पे बात हमें ध्यान में रखनी है क्या, कि इनमें अंतर कितना है। दो में दो जोड़ा तो कितना आया? 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6, और 6 में 2 जोड़ा तो 8। तो यहाँ पे अंतर कितने का चल रहा है? दो संख्याओं का क्या चल रहा है? अंतर चल रहा है। अब बात करें विषम संख्याओं में, तो विषम संख्याओं में भी कितने का अंतर चल रहा है? दो संख्याओं का क्या चल रहा है? यहाँ पे अंतर चल रहा है। विषम संख्याओं में भी कितना का? दो का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पे एक पैटर्न ध्यान में रखना है। देखो मैंने मान ला n क्या है? एक प्राकृत संख्या। n क्या है? एक प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्याओं में से आपने कोई भी संख्या मान लो, प्राकृत में से कोई भी संख्या मान लो, तो n को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो वो हमेशा क्या आएगी? सम आएगी। मान लो आपने, मैंने कहा एक प्राकृत संख्या सोचो, प्राकृत का मतलब आपको 1 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या सोच लेनी है। मान लो आपने सोचा 3, आपने क्या सोचा? 3 सोचा, तो 3 को मैंने 2 से गुणा किया तो ये क्या बन गई? सम बन गई। क्या बन गई? सम संख्या बन गई। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? आप चाहे सम ले चाहे विषम ले, अगर उसको 2 से गुणा कर दिया तो पता है 2 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा ही। तो ये क्या बन गई? सम संख्या बन गई। इसका मतलब इसका पैटर्न डिसाइड कर लिया हमने कि सम संख्या किस रूप में होती है? 2n के रूप में होती है। अब देखो, अब आगे वाली सम संख्या 2n से अगली वाली सम संख्या कौन सी होगी? तो सब में प्लस 2 2 जोड़ते जा रहा हूं ना, तो इसमें भी 2 जोड़ दो, तो 2n प्लस 2, 2n प्लस 2। तो ये भी क्या है? एक सम संख्या है। इसके अलावा अगली संख्या 2 और जोड़ दो, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। ऐसे आप कितनी भी संख्या लिख सकते हो, वो क्या होगी? सम संख्या होगी। तो देखो ये वाला पैटर्न हमें कहां पे काम आता है? कभी कभी हमें कहता है कि लगातार क्रमागत लगातार का मतलब होता है क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा होता है। क्रमागत सम संख्याओं का योग आपको दे रखा है और पूछ ले कि वो संख्या बताओ, तो तब ये काम में लेना है, तब ये वाला पैटर्न आपको काम में लेना है। क्रमागत माननी है तो ये मानना आपको 2n प्लस 2, 2n प्लस 4। आगे इस प्रकार के हम प्रश्न भी करेंगे जहां भी ये पैटर्न हम क्या है? काम में लेंगे। पैटर्न क्या है? काम में लेंगे। अब सम संख्या का पैटर्न तो हमने बना लिया, तो हो सकता है एग्जामिनर हमें ऐसे भी पूछ ले, क्रमागत विषम संख्याओं का योग दे दे और पूछ ले वो संख्या बताओ, तब क्या करेंगे? इसका मतलब इनका भी पैटर्न हमें क्या है? डिसाइड करने पड़ेगा। तो देखो किसी भी सम संख्या को आप किसी भी संख्या को 2 से गुणा करोगे तो वो क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। और जब उसमें 1 जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे, जैसे मान लो आपने कोई संख्या मानी 3, उसको 2 से गुणा किया हो गई 6, और 6 में 1 जोड़ते ही क्या बन जाएगी? विषम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? विषम बन जाएगी। इसका मतलब ये वाला पैटर्न चल जाएगा अपना। तो हमने मान ली 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 मान ली। इससे अगली वाली संख्या क्या होगी? 2 का अंतर चल रहा है। यहाँ भी कितने का अंतर चल रहा है? 2 का अंतर चल रहा है। तो 2 जोड़ लो, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5, ऐसे आगे चलती जाएगी। ये भी 2 जोड़ते जाओ तो अगली वाली संख्या आती जाएगी। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे सम संख्याओं का पैटर्न होता है 2n प्लस 2 और 2n प्लस 4। ऐसे विषम संख्या भी अपना पैटर्न बनाती है 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5, 2n प्लस 7। ऐसे 2 जोड़ते जाओगी तो क्या आ जाएगी? वो विषम संख्या का पैटर्न भी आ जाएगा। ओके, अब चलो आगे। भाई बात कर ली सम को खत्म, विषम को खत्म कर दिया। आज हम संख्या को क्या है? बिल्कुल खत्म करके जाएंगे, हीरो बन के ही जाएंगे। अगर 0 से शुरू किया है तो हीरो बन के ही रहेंगे। अगर 0 से शुरुआत कर लिया आपने तो आपको हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। एसएससी जीडी में आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखो बात करें भाज्य संख्याओं की। किसकी बात करेंगे? भाज्य संख्याओं की बात करेंगे। तो भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोसाइट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोसाइट नंबर। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब बात करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले पढ़ लेते हैं कि अभाज्य संख्या
क्या होती है। तो इसकी देखो डेफिनेशन क्या है, वे संख्या जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, यानी वो संख्या जिनमें एक का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वे क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है वो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो बात देखो, अभाज्य हो गई तो भाज्य क्या होगी, वे संख्या जिनमें एक व स्वयं का तो भाग जाता है लेकिन उसके अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता है, तो वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब थोड़ा एग्जांपल लेके समझाओ गुरुजी, तब आएगा समझ में। तो ये लो एग्जांपल, मान लो मैंने प्राकृत संख्या ले ली, क्या ले ली रे, प्राकृत संख्या ले ली। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है पता है आपको, एक से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती जाती है, अंत तक चलती जाती है, इनका कोई अंत नहीं होता। अब बात करें, एक बार क्या करो आप, एक बार आप एक को भूल जाओ, एक को क्या भूल जाओ, एक को छोड़ो। अब बात करो दो की, किसकी बात करूं मैं, दो की बात करूं। तो देखो दो एक से डिवाइड होती है, एक से डिवाइड तो सभी संख्या होती है, और दो स्वयं से भी डिवाइड होगी, स्वयं का मतलब दो से भी डिवाइड होगी। क्या इसके अलावा कोई संख्या है जिससे दो डिवाइड होगी, यानी ऐसी कोई संख्या सोचो जिसके पहाड़े में दो आए, कोई भी संख्या नहीं है। इसका मतलब एक और स्वयं से ही डिवाइड हो रही है, अन्य कोई संख्या इसको डिवाइड नहीं कर रही। तो क्या बन जाएगी रे, अभाज्य संख्या। क्या बन जाएगी, ये अभाज्य संख्या बन जाएगी। तो इसको किसके अंदर रख देता हूं, अभाज्य संख्या के अंदर रख देता हूं। अगली संख्या की बात करूं तीन की, तो तीन एक से डिवाइड होता है, तीन से डिवाइड होता है। क्या कि अन्य किसी संख्या से डिवाइड होता है, नहीं होता। इसका मतलब तीन भी किसके अंदर आ जाएगा, अभाज्य संख्या के अंदर आके बैठ जाएगा। अब बात करूं चार की, किसकी बात कर रहा हूं, चार की बात कर रहा हूं। तो चार एक से डिवाइड हो रहा है, चार स्वयं से तो डिवाइड होगा ही, इसके अलावा चार किसके पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है। इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड हो गए, तीन गुणनखंड हो गए। तो ये क्या हो जाएगी, देखो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से डिवाइड हो रही है, तो किसके अंदर चली जाएगी, ये भाज्य संख्या के अंदर। किसके अंदर चली जाएगी, भाज्य संख्या के अंदर चली जाएगी। आगे चलूं, आगे बात करूं पांच की, तो पांच में एक का भाग जाता है, अरे स्वयं का भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये भी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया। तो अभाज्य संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, वो क्या होती है, अभाज्य। और अभाज्य संख्या आपको याद रखनी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, आगे भी और भी संख्या होती है, लेकिन आपको 23 तक तो याद होने चाहिए। मुख्य जबानी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर नींद में ही पूछ ले तो बोलना 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इतनी तक तो नींद में ही याद होनी चाहिए, क्योंकि बड़े काम की चीज होती है। बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, अभाज्य संख्या से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर ढंग से नहीं पढ़ा हुआ हो तो अच्छा अच्छों का क्या है, पसीना निकल जाता है। अच्छा अच्छों बच्चों का क्या निकल जाता है, पसीना निकल जाता है। अब देखो जो पीछे बची वो क्या है, भाज्य संख्या। जैसे देखो 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 तो यहाँ आ गया, 5 के अलावा 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, ये सभी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। ये सभी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो देखो एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो देखो यहाँ पे एक नाम मत कर देना, एक मत कर देना, एक के बारे में बता देता हूं। एक को किसके अंदर शामिल करूं, भाज्य के अंदर या अभाज्य के अंदर। तो एक को न तो भाज्य, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, इन दोनों से ही अलग कर दिया। इसको क्या कर दिया, इन दोनों से ही निकाल दिया, क्यों चले जाओ यहां से। तो एक न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य है, और न ही क्या है, अभाज्य, और न ही अभाज्य है। तो एक को न तो भाज्य संख्या के अंदर शामिल करेंगे और न ही अभाज्य संख्या के अंदर शामिल करेंगे। ओके, तो ये वाला हो गया। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई हमारी, 2 हो गई। कौन सी हो गई रे,
2 हो गई। अब बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या को, कभी एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या भी बता दो, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। और साथ में आपको यह भी देगा कि प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो 2। प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो 4 है। वो कौन सी है? 4 है। ओके, आगे चलो, भाज्य अभाज्य को समाप्त कर दिया। अब देखो थोड़ी अभाज्य संख्या को आपको थोड़ा क्या है याद रखना पड़ेगा कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो देखो 1 से 100 तक यहाँ पे अभाज्य संख्या लिखी हुई है, 1 से 100 तक ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये टोटल कितनी है? 25 अभाज्य संख्या। ये आपको क्या है याद रखना है। डायरेक्ट पूछ लेता है प्रश्न कि बताओ 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे आपको गिन के चेक नहीं करना है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। कितनी होती है? 9। कितनी होती है? 9। ऐसे बात कर ले, अगर वो पूछ ले 1 से 50 तक अभाज्य संख्या बता दो, तो कितनी होती है? 15 संख्या। 15 क्या होती है? अभाज्य संख्या। इसके अलावा पूछ ले कि 1 से 75 तक बता दो भाई, 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो कितनी होती है? 21 होती है। कितनी होती है? 21। और 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 25 होती है। ये क्या है आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है। ओके, आगे चलो। अब बात करें सह अभाज्य संख्या, तो आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। भाज्य अभाज्य के अलावा ये पूछ रहा है आपको कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर क्या होती है? को प्राइम नंबर क्या है? बताओ भाई बच्चों, को प्राइम नंबर क्या है? तो देखो को प्राइम नंबर क्या होती है? वे संख्या जिनका HCF कितना है? जिनका HCF क्या होता है? महत्तम समापरिवर्तक। अगर वे संख्या जिनका HCF कितना है? 1 है। HCF कितना है? 1 है। तो वे क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? वो सहभाज्य संख्या। तो देखो इसकी एक डेफिनेशन और है, ऐसे भी कह सकते हो, वे संख्या जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो वो भी क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? वो सहभाज्य संख्या कहलाएगी। तो देखो उदाहरण लेता हूं, जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे मैंने ले लिया 2 और 3, ऐसे ले लिया 4 और 6। तो मैं ये पूछेगा कि इन दोनों में से कौन सी सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा है? सहभाज्य संख्या का जोड़ा है। तो मेरे को एक बात बताओ, देखो वे संख्या जिनका HCF कितना हो? 1 हो, यानी उनमें कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो वह क्या है? अभाज्य संख्या। तो देखो आपको चेक करना 2 और 3, क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जो 2 और 3 को काट दे? 1 के अलावा 1 तो है होना चाहिए, 1 होगा तो वो क्या होगी? सहभाज्य संख्या होगी। 1 के अलावा ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जो 2 और 3 को काट दे। तो इसका मतलब इसका मैथ से कितना हो गया रे? 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। HCF कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गई? सहभाज्य संख्या। क्या हो गई? सहभाज्य संख्या। बात करें 4 और 6 की, तो देखो 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका मतलब कट रही है, कट रही है। इसका मतलब सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। ये वाली सहभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब देखो यहाँ पे कॉमन गुणनखंड था। देखो 4 के अगर मैं गुणनखंड करूं तो 2 गुणा 2, 6 के गुणनखंड करूं तो 2 गुणा 3। तो इसके अंदर देखो 2 वाला है वो क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका HCF कितना होगा? 2 होगा। HCF कितना होगा? 2 होगा। इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्या है? ट्रेंड में चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? ये ट्रेंड में चल रहा है। तो ये ध्यान में रखनी है कि सहभाज्य संख्या कौन सी होती है। अब आगे चले, आगे थोड़ा बात कर लेते हैं हम भिन्न।
यानी फ्रैक्शन के अंदर बात कर लेते हैं, फ्रैक्शन क्या होती है। भिन्न यानी देखो वे संख्या जिनमें अंश होता है और हर होता है। जैसे मैंने दो संख्या ले ली, 2/3 ले ली, ये तो इसका क्या है, अंश है, ये क्या है, इसका हर है, ठीक है। ये वाली क्या होगी, फ्रैक्शन होगी। अब देखो फ्रैक्शन के भी टाइप होते हैं, फ्रैक्शन के भी टाइप होते हैं। जैसे मान लो एक तो होता है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न है ये। एक हो गई हमारी अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह देंगे। इसके अलावा एक होती है मिश्र भिन्न, एक क्या होती है, मिश्र भिन्न। थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं। तो देखो उचित भिन्न क्या होती है, यानी उचित भिन्न से वो होती है जिसमें देखो अंश तो छोटा हो, हर क्या हो, बड़ा। अंश तो क्या है, छोटा है भैया इसका, और हर क्या है, इसका बड़ा है अंश से। किससे बड़ा है, अंश से बड़ा है। अगर हर बड़ा और अंश छोटा हो तो वो क्या होती है, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इसके अलावा बात करें अनुचित भिन्न की, तो अनुचित भिन्न क्या होती है, जिसके अंदर अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा। अंश क्या हो, बड़ा, और हर क्या हो, छोटा है। ये बड़े मियाँ है, ये क्या है, छोटे मियाँ है। अगर बड़े मियाँ ऊपर है और छोटे मियाँ नीचे है तो वो क्या है, अनुचित भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मिश्र भिन्न की, किसकी बात करूं रे, मिश्र भिन्न की, तो देखो ऐसे लिखा होता है ना, 1/3/4, तो ये क्या कहलाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, या तो आपको पूछेगा कि इन दोनों भिन्नों में से छोटी या बड़ी कौन सी है, ये पता करना देगा। उनको आरोही क्रम में जताने के लिए कह देगा, अवरोही क्रम में जताने के लिए कह देगा, या कह देगा आपको भिन्न दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, अनुचित भिन्न दे रखी होगी, कहेगा कन्वर्ट करो इसको किसके अंदर, मिश्रित भिन्न के अंदर कन्वर्ट करो। तो ये वाला हम कैसे करेंगे, देखो थोड़ा समझा देता हूं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है तो बताना तो पड़ेगा, नहीं तो कहोगे गुरुजी आप तो हमें हीरो बनाने चले थे और खुद ही बेसिक नहीं बता रहे हो, हमारी नींव कमजोर रख रहे हो। तो देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया तो सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। भिन्न को कन्वर्ट करना किसमें, मिश्रित भिन्न के अंदर। किसके अंदर, मिश्रित भिन्न यानी मिश्र भिन्न के अंदर। मिश्र लिख लो, भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो अनुचित भिन्न लेनी है, क्या लेनी है, अनुचित भिन्न। जैसे मैंने ले लिया कितना, 5/3, क्या ले लिया, 5/3। इसको कन्वर्ट करना है, किसके अंदर करना है, मिश्र भिन्न के अंदर बदलना है। तो देखो 5 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। देखो ये बट्टा का चिन्ह, इसका मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। तो 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे आएगा 3, और ये क्या हो जाएगा, शेषफल। ये वाला क्या हो जाएगा, शेषफल। तो इसको तो बोलते हैं हम भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक। और ये वाला क्या है, भागफल, इसको बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे भागफल। और ये वाला है हमारा भाज्य। ये कौन बेटा है रे, भाज्य बेटा है। भाज्य को भाजक से विभाजित किया तो शेषफल आ गया। क्या आ गया रे, शेषफल आ गया। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, मिश्र भिन्न के अंदर ऐसे लिखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे भागफल। क्या लिखते हैं, भागफल। भागफल ऊपर लिखते हैं शेषफल, और नीचे लिख देते हैं भाजक। नीचे क्या लिख देते हैं, हमें भाजक लिख देते हैं। तो देखो इसको मिश्र भिन्न में कैसे बदल दिया, भागफल लिखा मैंने, ऊपर के यहाँ पे कितना लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे, 2 लिख दिया। नीचे कितना लिखूंगा, 3 लिखूंगा। नीचे कितना लिखूंगा, 3 लिखूंगा। तो भिन्न को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिश्र भिन्न में। किस में कन्वर्ट कर दिया, मिश्र भिन्न के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो देखो अब ऐसे मतलब अगर ये वाला याद नहीं रहे तो क्या करे, ये वाला याद नहीं रहे तो क्या करे, तो इसके लिए भी जुगाड़ है, इसके लिए भी जुगाड़ है। तो देखो 5 को डिवाइड किया किससे, 3 से। 5 को डिवाइड किया 3 से तो 1 आया, शेषफल कितना बचा, 2। तो अब आपको क्या करना है, क्लॉक वाइज चलना है। क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा में। किसकी दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी इधर से चलती है, यहां से शुरू करना है ऊपर से। तो घड़ी ऐसे ही चलती है ना, ऐसे ही राउंड मारती है घड़ी। तो सबसे पहले लिखना है 1, उसके बाद में घड़ी कहां पे गई, 2 पे, तो 2। उसके बाद में कितना लिखना है, 3।
कितना लिखना है 3। तो ये किसमें चेंज हो गई, मिस्र बिन में चेंज हो गई। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, किसमें चलो क्लॉकवाइज में चलो, किसमें चलो क्लॉकवाइज में। सबसे देखो 12 यहां से स्टार्ट करना है, 12 घड़ी में यहाँ पे कितना होता है 12 बजी हुई है, तो यहीं से क्या है स्टार्ट करना है। तो ये तो हो गई हमारी क्या, बिन को मिस्र बिन में कन्वर्ट करना। तो कभी कभी पूछ लेता है मिस्र बिन को बिन में कन्वर्ट करो, कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे हम। अब उसने क्या किया कि आपको दे दी मिस्र बिन, क्या दे दी उसने, मिस्र बिन दे दी भैया, मिस्र बिन दे दी। कह रहे हैं कन्वर्ट करो किसके अंदर, बिन के अंदर बदल दो। किसके अंदर बदल दो भैया, बिन के अंदर। तो मिस्र बिन क्या होती है, मान लो अभी तक देखो एक सही मैंने ले लिया 2/3, एक सही 2/3, ये तो मिस्र बिन थी। इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बिन के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इन दो संख्याओं को तो करना है गुणा। क्या करना है, गुणा। जो संख्या प्राप्त होती है उसमें ऐड कर दो, यानी प्लस कर दो, कौन सी, ये वाली संख्या। तो देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, उसके अंदर जोड़ना है कितना 2, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, और बट्टा में कितना है 3, बट्टा में कितना है 3, तो 5/3। तो मिस्र बिन को हमने किस में बदल दिया, बिन के अंदर बदल दिया। ये वाला तो हो गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको ऐसे दे देता है 3/5 और 1/2, पूछ लेता है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ इसको मतलब पता करने की, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखो सबसे पहले है कि हर को क्या कर लो, हर को समान कर लो, हर को क्या कर लो, बराबर बना लो, हर को क्या बना लो, बराबर बना लो, फिर तुलना कर लो। तो देखो मैं हर को बराबर बनाने के लिए क्या करूंगा, 5 को किससे गुणा कर लिया मैंने 2 से, 3 को भी किससे गुणा कर लिया 2 से। इस तरफ मैंने क्या किया, 2 को 5 से गुणा कर लिया, 1 से किससे गुणा कर लिया 5 से। तो 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 6, 5 को 2 से गुणा करूंगा तो 10 आ जाएगा। इस तरफ 5 को 1 से गुणा करूंगा तो 5, और 2 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस तरफ भी 10 है, नीचे इस तरफ भी कितना है 10। यहाँ पर तो क्या है समान है, लेकिन ऊपर देखो यहाँ पे बड़ी संख्या है, यहाँ पे क्या है छोटी संख्या है। इसका मतलब ये वाली क्या है बड़ी है। तो कौन सी बड़ी है, 3/5 क्या है यहाँ पे बड़ा है, किससे 1/2 से क्या है बड़ी है। ये तो हो गया पहला तरीका पता करने का कि भैया हर समान बना लो, हर क्या कर लो समान बना लो। तो बाद में पता कर लो कि ऊपर वाली कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका है, मैंने मान लो देखो 3/5 और दूसरी संख्या थी 1/2। इनमें से पता करना है तो क्या कर लो, वजर गुणा कर दो। क्या कर लो, वजर गुणा कर लो। 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 6, 5 को 1 से गुणा किया तो कितना आया 5। तो सबसे बड़ा कौन सा 6, इसका मतलब ये वाली संख्या क्या है बड़ी, ये वाली क्या है बड़ी संख्या है, और ये वाली क्या हो गई छोटी हो गई। ये क्या हो गई छोटी हो गई। ये है बड़े मियाँ और ये क्या है छोटे मियाँ है। देखो इतना करने की जरूरत नहीं है, ये वाला क्या है थोड़ा के बड़ा हो जाता है, क्वेश्चन टाइम लगता है। हमें तो क्या है समय की बचत करनी है, हमें तो क्या करनी है समय की बचत करनी है। तो सीधा वजर गुणा किया, और जो बड़ी है वो क्या है बड़ी है, जो छोटा है वो क्या है छोटी है। डायरेक्ट पता कर लिया। तो ये वाला तरीका क्या है आपको अपनाना है। ओके, आगे हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। आगे चलो, आगे चलो भैया। अब प्रश्न आ गए। अब क्या है आपका क्वेश्चन टेस्ट होगा। क्या होगा क्वेश्चन टेस्ट होगा कि भाई आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है, कितना आपको याद है और कितना याद नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं है। तो देखो 40 के बाद में 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ये वाली हो गई 40 और 41। इनमें से बतानी है कौन सी अभाज्य संख्या। तो अभी मैंने क्या बताया था, अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो क्या कहलाती है अभाज्य संख्या। तो यहाँ हमें यही पूछा है कि अभाज्य संख्या बताओ भैया।
तो देखो ये वाली संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। देखो वे संख्या जिनके इकाई का अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वे संख्या तो किससे डिवाइड होगी? 2 से। तो ये वाली 2 से डिवाइड, ये दो वाली 2 से डिवाइड, ये वाली भी 2 से डिवाइड। भाई देखो 1 से तो होती है 42 से होगी, और 2 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, ये वाली अभाज्य नहीं, ये वाली अभाज्य नहीं है। इसके अलावा चेक करो, देखो लास्ट में 5, लास्ट में 0 या 5 है, वो संख्या 5 से डिवाइड होगी, इसका मतलब ये वाली 5 से डिवाइड होगी, तो ये भी अभाज्य नहीं है। अब कितनी बची है यहाँ पे? 1 2 3, और एक वाली ये वाली चेक करो 49, ये देखो 7 के पहाड़े में आती है। किसके पहाड़े में आती है? 7 के पहाड़े में आती है, तो 7 से डिवाइड होती है, तो ये भी अभाज्य नहीं है। तो अब कितनी बची? 41, 43 और 47, ये किसी के पहाड़े में नहीं आती, और इनमें देखो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। तो 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 1 2 3, कितनी हो गई? 3 हो गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इस बंदे ने? इसने दे रखा है कि दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? आ गई ना को प्राइम नंबर, कहा था ना ऐसा प्रश्न छपेगा, ऐसा प्रश्न है छपेगा। तो को प्राइम नंबर क्या होती है? वे संख्याएं जिनका HCF कितना हो? 1 हो। यहाँ पे देखो 41, 21, 21 और 42 किसी पहाड़ी से कट रही है क्या? देखो 7 के पहाड़ी से कट रही है। 7 3 21, 6 7 42, इसका मतलब इसके अंदर तो देखो कॉमन आ रहा है कुछ, बेनिस्ट ए के अलावा आ रहा है, इसका मतलब ये वाली तो सहभाज्य संख्या नहीं है। अब इसके अंदर चेक करो, देखो 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3, 63 के कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 3 गुणा 7, तो इसके अंदर तो देखो अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, इसका मतलब ये वाली भी HCF कितना है यहाँ पे? 9, तो ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूं 36 और 11 की, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 5, 36 के कितने हो जाएंगे? 36 के हो जाएंगे 3 3 4, 4 को अब लिख देंगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। तो इसके अंदर भी देखो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 के पहाड़े से कट रहा है, ये दोनों संख्या 3 के पहाड़े से कट रही है, इसका मतलब ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। बची देखो 11 और 21, 11 और 21, तो 11 के अभाज्य गुणनखंड 11 गुणा 1, 21 के क्या हो जाएंगे? 3 गुणा 7। बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन है आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब इनका HCF कितना होगा? 1 होगा, और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? हमारी सहभाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे आपको क्वेश्चन करके चेक करना है। आगे चले, अगला क्वेश्चन फटाफट करो क्वेश्चन, क्योंकि हमने एकदम डिटेल के अंदर पढ़ा है। हमने क्या है? बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ा है। अब देखो 4 अभाज्य संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है आपको? 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में दे रखी है, आरोही क्रम में दे रखी है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी है। देखो आरोही क्रम दे रखा है, 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम है, इसका मतलब सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी, ये वाली सबसे बड़ी होगी और ये वाली सबसे छोटी होगी। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम संख्याओं का। तो देखो उसने दे रखा है कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। क्या दे रखा है? गुणनफल कितना दे रखा है? 255 दे रखा है। तो अब वो संख्या कैसे पता करें? संख्या कैसे पता करें? तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। क्या करना पढ़ाना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसको करना होगा डिवाइड। 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड होगा। 8 3 24, 5 3 15। अब किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, 17 आ जाएगा। 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब 255 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 3 गुणा 5 गुणा 17। इसका मतलब प्रथम 3 अभाज्य संख्या क्या हो गई? 3 5 और 17 हो गई। वो क्या? अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1955 दे रखा है। तो ये इसका भी क्या कर लो? अभाज्य गुणनखंड कर लो। इसका भी क्या कर लो? अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो
क्या दिक्कत है, अभी कर लेते हैं। किससे डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड, 2 से नहीं होगी, 3 से नहीं होगी, किससे डिवाइड होगी? 5 से डिवाइड होगी। तो 5 3 15, बच जाएगा 4, 9 पंजा 45, 5 एकम है 5, कितना आ गया? 330। देखो यहाँ पे देखो 1955 को किससे डिवाइड करना? 5 से डिवाइड करना है। तो 5 3 15, 9 पंजा 45, 5 एकम है 5, कर दिया डिवाइड। अब किससे डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? 17 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। और 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अंतिम 3 ये वाली आ गई। इसका मतलब देखो पहली, दूसरी, तीसरी, दूसरी और तीसरी सेम है ना, तो ये वाली अंतिम क्या बची? 23। अंतिम क्या बची? 23 बची। पहली आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बता दो। तो सबसे बड़ी क्या है? 23। सबसे बड़ी क्या है? 23 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था, है? बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप क्या बनोगे? जीरो से हीरो बनोगे। जीरो से क्या बनोगे? हीरो बनोगे। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि किस प्रकार की संख्या सहभाज्य संख्या को प्राइम नहीं होती है? को प्राइम नंबर बताई देना मैंने। वे संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, वे क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्या। अब वो कह रहे हैं कि कौन सी नहीं है सहभाज्य संख्या? नहीं है। तो मेरे के बाप कोई दो अभाज्य संख्या, मान लो मैंने दो अभाज्य संख्या ले ली, 2 और 3, क्या किसी पहाड़े से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का नियम ही यही होता है कि वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भागे नहीं जाता है। इसका मतलब ये वाली तो को प्राइम नंबर हो गई। को प्राइम नंबर हो गई। हमें तो देखना है नहीं है, हमें तो देखना है नहीं है। अगली देखो, कोई दो क्रमागत विषम संख्या, तो मैंने मान लो दो क्रमागत विषम संख्या ले ली 3 और 5, क्या ये किसी पहाड़े से कटती है? क्या क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? क्या नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो गई? सहभाज्य संख्या हो गई। अगला चलो, कोई क्रमागत संख्या, कोई क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार ले लो, एक ले ली, इसके बाद में कितना ले लो? 2 ले लो, क्या ले लो? क्रमागत हो गई। तो बताओ इनमें कुछ अभाज्य गुणनखंड एक के अलावा है क्या? किसी पहाड़े से कट रही है क्या? उभयनिष्ठ है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या होगी? सहभाज्य संख्या होगी। अब बात कह रहे कोई कोई दो क्रमागत सम संख्या, तो कोई भी ले लो, मान लो मैंने 2 ली, 2 और 4, क्या किसी पहाड़े से कट रही है? उभयनिष्ठ है क्या? बिल्कुल है। 2 के पहाड़े से कट रही है। इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो पता चल गया ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो गया? राइट हो गया। आगे चलो भैया, आगे अगले वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है मैं, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या क्या होगी? यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या क्या होगी? तो देखो हमें क्या करना है, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो देखो हमेशा एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पे आपको बता देता हूं अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। जैसे मान लो √2, √3, √5, अगर किसी अपरिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो वो क्या होगी? यही हो जाएगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। चाहे किसी, देखो अब आपको बता दूं, परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तब भी वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। घटाएंगे तब भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। गुणा करेंगे तब भी क्या होगी? अपरिमेय। और भाग देंगे तब भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। पूछा है दो अपरिमेय संख्याओं का योग यानी जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? में एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलो, आगे दे रखा है हमें संख्या दे रखी है, एक बड़ी संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है? बड़ी संख्या। देखते ही घबराना मत, घबराना मत। पूछ रहा है इसका मानक रूप बताओ। क्या पूछ रहा है? इसका मानक रूप पूछ रहे हैं। मानक रूप क्या होता है? देखो कोई भी संख्याओं का, देखो ये तो ये वाली संख्या दे रखी है, इसे बोलते हैं संख्याओं का सामान्य रूप, इसको तो बोलते हैं सामान्य रूप। अब पूछ रहे हैं मानक रूप। कभी तो पूछ लेता है मानक रूप, कभी कभी ऐसे भी लिख देता है कि भाई विशेष रूप बता दो, विशेष रूप। तो ये क्या हो गया? इसका स्टैंडर्ड रूप हो गया। क्या हो गया? स्टैंडर्ड, यानी मानक या विशेष रूप। तो मानक रूप में संख्या कैसी होती है बता देता हूं। देखो मानक रूप में संख्या इस प्रकार की होती है, यहाँ तो होगी 1 से 9 तक संख्या,
कोई शुरुआत में 1 से 9 तक संख्या होगी, गुणा का चिन्ह होगा, यहाँ पे 10 लिखा होगा, 10 की कुछ घात लिखी होगी, 10 की कुछ घात लिखी होगी, वो क्या होता है? संख्याओं का मानक रूप होता है। संख्याओं का क्या होता है? वो मानक रूप होता है। 1 से 9 तक संख्या लिखी होगी, इधर 10 लिखा होगा और ऊपर क्या होगी? घात होगी। ऊपर क्या होगी? घात होगी। तो पता करो, यहां पर देखो 10 की घात है, इधर भी 10 की घात है, 10 की घात है, पता नहीं चला कौन सी मानक संख्या है। इधर देखो 2.36, 2.36, बताओ ये कौन सी संख्या के बीच में आती है? आती है ना, देखो देखो 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में, मतलब इसका मतलब ये 1 और 9 के बीच में आ रही है, 1 और 9 के बीच में आ रही है। इसका मतलब ये वाला क्या है? सही है। ये वाली क्या है? बिल्कुल सही है। यही क्या है? इसका मानक रूप है। आगे वाली देखो 23 आ गई, 23.6, यानी ये तो 23 से भी बड़ी है। हमें तो लेनी है 1 से 9 तक। हमें कितनी लेनी है? 1 से 9 तक लेनी है। ये तो 23 से बाहर जा रही है, ये वाली नहीं चलेगी भैया। अगली वाली तो 200 के ही पार चली गई, ये वाली भी नहीं। पूछ रहा है इनमें से कोई नहीं, अब क्या करे? हो सकता है ये हो सकता है ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखो तरीका बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? तरीका बता देता हूँ कि मानक रूप में कैसे लिखोगे। मान लो कोई भी संख्या दे रखी है, कोई भी 2 संख्या दे रखी है, कितने जीरो है भैया? 5 जीरो है। यहाँ पे गलती मत करना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एक संख्या को छुपा लेना है, एक संख्या को यहाँ पे छुपा लेना, बाकी संख्या गिन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है? 7 संख्या है। तो 10 की घात में कितना कर देना है? 7। क्या कर देना है? 7। और गुणा में लगा देना है। यहाँ पे देखो जो संख्या छोटी नहीं उसके आगे लगा दो पॉइंट। क्या लगा दो? पॉइंट। तो ये कितनी आ जाएगी? 2.36, 2.36। तो यही संख्या का क्या है? इसका मानक रूप। एक क्वेश्चन और करा देता हूं एग्जांपल, जैसे हम ऐसे भी ले लेते हैं क्या कि भाई 5 4 1 2 3 4, इसको मानक रूप में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे? एक संख्या को छुपा लो, बाकी संख्या को गिन लो। 1 2 3 4 5, कितनी है? 5। तो 10 की घात में 5 लगा दिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया, और मैंने कहा जिस संख्या को छुपा रहे हो उसके आगे क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। तो ये कितनी हो जाएगी? 5.4 हो जाएगी। 5.4 गुणा 10 की घात 5, ये क्या हो गया? इसका मानक रूप। क्या हो गया? मानक रूप हो गया। आगे चलो। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या कहा था मैंने? ध्यान में रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 0 तो है ही नहीं अभाज्य संख्या के अंदर। अब बात करें एक की, तो मैंने बताया था एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आगे चलो। आगे पूछ रहा है कि 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या पूछ रहा है। 110 से 120 के बीच में हमने तो 100 तक पढ़ी थी। अब क्या करे? अब निकाल ले 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119। अब मेरे को एक बात बताओ कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होगी, यानी जिनके इकाई का अंक क्या है? 2 4 6 8। इन्हें ये तो किससे डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी रे? 2 से डिवाइड होगी। इसका मतलब ये वाली तो अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। जिसके अंत में 5 आएगा वो तो किससे डिवाइड होगी? 5 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी? 5 से डिवाइड होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 111 की, तो क्या ये किससे डिवाइड? 2 से डिवाइड हो रही है? नहीं, 5 से नहीं, 3 से डिवाइड हो रही है। किससे डिवाइड हो रही है? 3 से। चेक कर लेना 3 से डिवाइड हो रही है क्या? तो 3 3 9 बचा 2 7 3 21। इसका मतलब ये तो 3 से डिवाइड हो रही है। ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं। इसके अलावा देखो चेक करो 117, 117 क्या ये 3 से डिवाइड हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करें 119 की, ये किससे डिवाइड हो रही है? चेक करो 3 से हो रही है क्या? नहीं हो रही। 7 से डिवाइड करके चेक करो, देखें हो रही है क्या? 7 से अगर मैं डिवाइड करूं, बिल्कुल हो रही है। ये तो 7 से डिवाइड हो रही है। अगर पहाड़े याद हो तो आपको पता होगा 17 के पहाड़े में आता है 119। इसका मतलब ये 7 से भी डिवाइड हो रही है और 17 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं। अब बची क्या है? एक 113 बची। 113 केवल एक संख्या बची है जो किसी भी डिवाइड नहीं हो रही, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही। इसका मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या।
तो कितनी संख्या है इनमें? एक अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलो, अगले वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन। बताया था ना ऐसे वाले क्वेश्चन आ रहे कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें चार संख्या दे रखी है। मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि नहीं बताई? मैंने बताया या तो इसका हर समान बना लो, या तो इसका क्या बना लो, हर समान बना लो, या दूसरी वाली ट्रिक लगा लो, आपकी जो इच्छा है वो कर लो। मान लो मैंने दो संख्या को उठाई यहां से, 5/7 और 3/8। चेक करो इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है। मैंने क्या कहा, वज्र गुणा कर लो। क्या कर लो? वज्र गुणा। 8 पंजा 40, 7 तिरी 21। तो बड़ा कौन सा? ये। तो ये वाली संख्या क्या है? बड़ी है। ये वाली क्या है? बड़ी है। अब देखो हमें पता चल गया इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? 5/7। 5/7 है बड़ी। फिर क्या करेंगे हम? भाई ये तो छोटी होगी, हमें तो सबसे बड़ा चाहिए। तो इन दोनों की तुलना कर लो, इन दोनों की तुलना कर लो। 9/15। तो इसको गुणा करो। देखो 9 7 63, 15 पंजा 85। 15 पंजे कितना होगा? 75 होगा। कहाँ कितना होगा? 75। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली। इन दोनों में से बड़ी क्या है? ये वाली बड़ी हो जाएगी। 5/7 क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब इन दोनों में से भी ये बड़ी है, 5/7 बड़ी है। भैया पता चल गया इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? 5/7। अब इन दोनों की तुलना कर लो, 5/7 और 4/9 की। भाई पता कर लो इनमें से कौन सी बड़ी है। तो 9 पंजा 45, 7 चौक 28। तो इनमें भी बड़ी कौन सी है? 5/7। इसका मतलब सबसे बड़ी कौन सी है? 5/7। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, सभी का हर क्या बना लेते, समान बना के भी कर सकते थे। तो वैसे थोड़ा बड़ा हो जाता, इसके लिए ये वाली ट्रिक क्या है, अपना लेना। आगे देखो फटाफट करो क्वेश्चन। अगले वाला क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है कि सही आरोही क्रम क्या है? सही आरोही क्रम क्या है? तो देखो इधर वाली संख्या क्या है? सबसे बड़ी है। इधर वाली संख्या क्या है? सबसे बड़ी है। तो पहले पता कर लो कि सबसे बड़ी कौन सी है। 5/8 और 4/9 की तुलना करो। 9 पंजा 45, 8 चौके 32। तो बड़ी कौन सी है इन दोनों में से? तो बड़ी 5/8 है। अगर 5/8 की 1/4 से तुलना करें तो 5/8 की 1/4 से तुलना करें तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? 5 और 20 और इस तरफ आ जाएगा 8। तो यही बड़ी है। 5/8 भी यहाँ बड़ी है। अगर 5/8 की मैं 11/18 से तुलना करूं तो पता चल जाएगा 18 पंजा 90, 88। फिर भी बड़ी कौन सी है? 5/8। इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आगे कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन सी है? इन दोनों में से संख्याओं में से बड़ी कौन सी है? तो पता कर लो भाई। आगे इन दो संख्याओं की तुलना हो रही है, इनमें से बड़ी कौन सी है? भाई 5/8 तो सबसे बड़ी है। फिर बात करें 4/9 की, किसकी बात करूं मैं? 4/9 की। और 1/4 की अगर तुलना करूं तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? 4 चौक 16 और 9। बड़ी कौन सी है? 4/9। इसका मतलब 4/9 है वो 1/4 से बड़ी है। ये वाला ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया। अब यहाँ पे देखो 4/9 1/4 से बड़ी है ना, और यहाँ पे देखो 4/9 1/4 से बड़ी है। तो ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। यहाँ तो छोटा दे रखा है, इसमें मतलब ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। अब पता करनी है क्या कि 4/9 और 11/8 में से बड़ी कौन सी है? 4/9 और 11/18 में से बड़ी कौन सी है? तो गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 99। 18 तो कितना हो जाएगा? 72। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 19/9। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? 11/18 बड़ी है। इसका मतलब इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? 11/18। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन है आपको करना है, और इसका उत्तर किसमें करना है? कमेंट में करने हैं। इसका उत्तर क्या करना है आपको? कमेंट में करना है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। सेम तरीका अभी मैंने तरीका बताया था ना, पता करना है कि सबसे बड़ा अनुपात है कौन सा। इसका उत्तर आपको क्या है? कमेंट में लिखना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। मैं इसका देखो पर्सन लिख रहा हूं, पर्सन नंबर दे रहा हूं इसको, पर्सन नंबर 1 लिख रहा हूं, पर्सन नंबर 1 लिख रहा हूं, जो आपको
करना है, इसका उत्तर लिख देना। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है ये। मैं समझ जाऊंगा, मैं बता दूंगा कि आपका गलत है या सही है। ओके, अब क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, जीरो से हीरो बनना है, तो हमारे चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और क्या कर दो, शेयर कर दो। देखो इसकी पीडीएफ मिल रही है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर लो। किस पे जाओ, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ। कहां पे जाओ, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और वहां से हमारा ऐप है, ऐप का नाम है उत्साह ऐप। क्या नाम है, उत्साह ऐप नाम है। उसको क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। वहां पे आपको क्या मिल जाएगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और पिछले सालों के जो पूछे गए जो पेपर है वो भी क्या है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।